तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा यार। पढ़ाई लिखाई सब मस्त चल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। मज़ा आ रहा है या नहीं फिजिक्स में। समझ आ रहा है या नहीं फिजिक्स। हाँ, रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। फील आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो फिजिक्स को फील लेके पढ़ना है यार। ठीक है, ऐसे नहीं कि नॉर्मली स्टार्ट किया, फॉर्मूला देखा, सवाल बनाया और फिर चले गए। नहीं, देखो, अगर तुम नॉलेज को अक्वायर करना चाहते हो, अगर उसे यूटिलाइज करोगे तुम, तो फिर जो तुम्हें मज़ा आएगा ना पढ़ने में, वो नेक्स्ट लेवल का चीज़ होगा। ठीक है, तो पढ़ाई को मज़े के साथ पढ़ना चाहिए। कभी ओवरलोड मतलब ओवर थिंक करके नहीं पढ़ना चाहिए कि यार इतना पढ़ना पड़ रहा है यार, पापा डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही है, बेटा बोर्ड्स आ रहा है तुम्हारा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटी, नहीं तो लगे पड़ेंगे तुम्हारे। देखो यार, चिल होके पढ़ना है। ठीक है, मज़े से पढ़ना है। अगर पढ़ाई के जर्नी को तुम एंजॉय करोगे ना, तो फिर जो फील आएगा तुम्हें पढ़ने में, भाई साहब, पागल हो जाओगे तुम वहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यार। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख रखा था कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने देख रखे थे मोशन के। तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस कर रखा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस कर रखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस कर रखा था। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या था कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से चाहिए था हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले से। एक मिनट, थोड़ा साइज एडजस्ट कर लेते हैं अपना और स्टार्ट करते हैं। चलो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलो पिछले स्लाइड पर चलते हैं। ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, जाओ वहाँ पर देखो लेक्चर को और फिर यहाँ पर वापस आओ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देख रखा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन, उसके कैसे मोशन को फॉलो कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ को देखकर बताना जरा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखो नीचे हमने लिख रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये चल रहा है। क्यों? अब देखो, हमने एक्सेलरेशन जब यहाँ पर कैलकुलेट किया तो हमारा एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू आया। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आया है, 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो जब एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन वही रह रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन का कांस्टेंट वैल्यू जो है, न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पर देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, वैल्यू वही रह रहा है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर टाइम चेंज हो रहा हो और वो पर्टिकुलर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब हर सेकंड क्या हो रहा है कि उसका जो बॉडी का वेलोसिटी है वो 1 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ रहा है, 1 मीटर्स पर सेकंड से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में एनालाइज कर रखा था। अब देखो, इस वाले लेक्चर में हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ से हमें इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में इसे भी देख रखा था। तो वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ है। अब यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। हमने अभी देखा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे, इसका मतलब ये हुआ ना कि देखो, जहां पर भी मान लो इसे बोल रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर तुम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। जब बॉडी पॉइंट ए पर था और फाइनली जब बॉडी पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना, ऑब्वियसली हुआ होगा, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, तो यहाँ पर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर तुम्हें ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, और दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछता है कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना हुआ है, मतलब डिस्प्लेस कितना हुआ है बॉडी अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, तो तुम्हें इसे अगर कैलकुलेट करना है तो तुम क्या करोगे कि जो भी ग्राफ बना हुआ है ना, उस ग्राफ के नीचे का जो भी दो पॉइंट, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक पॉइंट ए है
और दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा बी है, ठीक है। अब ये ए और बी पॉइंट के बीच का तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो ए और बी पॉइंट के बीच का अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना तुम कि इस दोनों पॉइंट के बीच में ये जो लाइन बन रहा है ना, ये वाला लाइन को कलर चेंज करके दिखाते हैं हम, व्हाइट कलर लेते चलो, ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है, इसके नीचे का तुम एरिया कैलकुलेट कर लो। एनी हाउ अगर तुम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हो तो तुम उस एरिया को लिख सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर एरिया होगा ना वही डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, अब तुम पूछोगे कि भैया ये हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे बन गया। तो देखो, आगे वाले स्लाइड पे हमने लिखा है कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तुम्हें बोला जाए कि इसका एरिया कैलकुलेट करो, इसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, एरिया क्या बोलोगे तुम, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलोगे ना, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा ना एरिया, ठीक है, सही बोल रहा है भैया। अब देखो, मान लो तुम्हें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, अब तुम्हें बोला जाए कि इसका एरिया कैलकुलेट करो, इसका एरिया क्या होगा, एक मिनट, इसका एरिया हो जाएगा क्या, 1/2 इंटू, मान लो ये बेस है इसका और ये हाइट है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा ना। अब ये ट्रायंगल क्या है, इस रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है ना, इस रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है ना ट्रायंगल, हाँ। देखो, इसे अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये वाला साइड का लेंथ हो जाएगा एल। तो अगर तुम इस रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया, राइट, सही है ना, ट्रायंगल का एरिया समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है कि इस दो पॉइंट के बीच में जो नीचे का एरिया लाई कर रहा है, ये जो पूरा एरिया जो स्वीप हो रहा है, ये वाला एरिया जो होगा ना तुम्हारा, यही एरिया होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी को मान लो एक साइड है, एक साइड का लेंथ है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है एक साइड का लेंथ है, और टाइम जो है वो दूसरे साइड का लेंथ है। तो इन दोनों लेंथ्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों लेंथ्स का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देता है, एरिया देता है। अभी हमने देखा रेक्टेंगल में कैसे हमने निकाला, रेक्टेंगल में हमने देखा कि दो साइड का जो मल्टीप्लीकेशन था वही हमारा एरिया बन रहा था। देखो, एज सच डायरेक्ट रीजन तो नहीं बता सकता मैं अभी, फॉर एज ऑफ नाउ अभी अभी मैं डायरेक्ट रीजन डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अच्छे से रिलेट हो पाए। देखो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो साइड का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो वैसे ही इसे भी अगर तुम्हें रिलेट करना है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, वेलोसिटी इंटू टाइम आ रहा है ना। अब देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी तुम्हारा आ रहा है एक्स एक्सिस से और टाइम तुम्हारा आ रहा है वाई एक्सिस, मतलब टाइम आ रहा है एक्स एक्सिस से, सॉरी, टाइम तुम्हारा आ रहा है एक्स एक्सिस से और वेलोसिटी आ रहा है तुम्हारा वाई एक्सिस से। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे उन दो पॉइंट्स के बीच में, तो उस जो एरिया वो रिजल्ट करेगा ना वही एरिया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ आ गया। अब देखो, चलो एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एरिया कैलकुलेट करते हैं और पता करते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कितना हुआ है, ठीक है। अब देखो, हमने क्या किया कि इस एरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखो, ये नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट तो भैया रेक्टेंगल लग रहा है, बहुत सही यार। और ऊपर वाला पार्ट क्या लग रहा है, भैया ऊपर वाला पार्ट तो ट्रायंगल लग रहा है, बहुत सही, सही बोल रहे हो यार। चलो फिर कैलकुलेट करते हैं। अब नीचे वाला मान लो रेक्टेंगल को अगर हम देखते हैं तो देखो, इसका ये वाला डिस्टेंस कितना है, हाँ, ये वाला लेंथ कितना है इसका। तो ये वाला लेंथ अगर हम यहाँ से देखें, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, तो 0 से 2 कितना लेंथ हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो हमारा ये वाला लेंथ आ गया ना 2। अब हमें ये वाला लेंथ कैलकुलेट करना है, ये वाला लेंथ कितना होगा, इनिशियली 2 पर है, ए के नीचे देखो 2 पर है और बी के नीचे 5 पर है, तो 2 से 5 जाने में कितना हुआ, 3 हुआ ना। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, 3 हो गया ना। चलो, तो रेक्टेंगल का तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया, लेंथ हो गया 3 और ये वाला साइड का लेंथ हो गया 2। तो इसका अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया क्या हो जाएगा, मान लो अगले स्लाइड पर लिखते, चलो ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा,
3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला साइड 3 आया है, अगला साइड 2 आया है, 3 इंटू 2 हो गया 6। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल है तुम्हारा। अब ट्रायंगल का एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने आगे देखा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर बेस और हाइट कैलकुलेट करते हैं, तो बेस तो तुम्हारा वही है ना जो रेक्टेंगल का तुम्हारा लेंथ है। देखो रेक्टेंगल का लेंथ क्या है 3 है ना, अब यही 3 तो ऊपर भी है ना ये वाला, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। तो देखो ये वाला जो नीचे वाला रेक्टेंगल बन रखा है, तो उसका नीचे वाला साइड का लेंथ अगर 3 है तो इसके अपोजिट साइड का भी लेंथ क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना हो गया 3 हो गया। अब हाइट कैलकुलेट करते हैं इसका, तो हाइट जो रेक्टेंगल का है वो यहाँ से यहाँ तक है ना, देखो ध्यान दो। तो कहाँ जा रहा है ये हाइट, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, वाई एक्सिस पर देखना है ना, वाई एक्सिस पर देखना है। चलो तो ए पॉइंट से अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो ये 2 पर था, और बी पॉइंट से अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो ये 5 पर है। 5 में से 2 गया तो कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, अब इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस है 3 और तुम्हारा हाइट भी है 3, ये हो जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब तुम्हें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो तुमने एक एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया और दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अगर तुम्हें बोला जाए कि टोटल एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया तो ऑब्वियसली दोनों एरिया को ऐड कर दोगे, तो रिजल्टिंग एरिया जो तुम्हारा आएगा वो टोटल एरिया होगा। फाइन, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने दोनों एरिया को कैलकुलेट कर लिया, तो इन दोनों एरिया को अगर हम ऐड कर दें 6 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 मीटर्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टोटल एरिया हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसे बॉक्स में डाल देते हैं, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने क्या किया डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। तो हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की यहाँ पर, तो हमने ऑब्जर्व किया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी 2 पॉइंट अगर दे रखा है तुम्हारे बॉडी के मूवमेंट में, तो 2 पॉइंट के बीच का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉडी का। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इतने सारे चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो इसी के साथ देखो यार, मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बोल रखा था कि हमारा अगला लेक्चर जो आने वाला है बहुत छोटा होने वाला है। ठीक है, तो हो गया, इतना ही था यार, बस 15 मिनट का लेक्चर होने वाला आज का। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो 1 मिनट यार, देखो एक छोटा सा टॉपिक है तुम्हारा, तो वो सक देखो अगर हम अगले लेक्चर में उसे डिस्कस करें ना तो वो 1 घंटे का टाइम स्पैन को क्रॉस कर जाएगा। तो क्या करते हैं कि उस छोटे से टॉपिक को आज ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उस छोटे से टॉपिक को क्या करते हैं हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं, और उस टॉपिक का नाम है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखते हैं सबसे पहले टॉपिक का नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, 5 मिनट का टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में तुम्हारे, छोटा सा टॉपिक है। हल्का सा इसे डिस्कस करेंगे कि होता क्या है और इसे समझेंगे अच्छे से। इसमें मोशन क्या होता है, उस मोशन को स्टडी करेंगे कि कैसे होता है मोशन, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या चीज़ें कांस्टेंट होती है, क्या चीज़ें वेरिएबल होती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने रियल वर्ल्ड से। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने रियल वर्ल्ड से। मान लो एक चिंटू है, चिंटू, ये हमने चिंटू को बना दिया। भैया अपने चिंटू का सर तो बड़ा अजीब सा बनाया है। हाँ भाई कोई बात नहीं। भैया ये चिंटू का बाल है या क्या है, अबे चिंटू का बाल है भाई। ठीक
ठीक है, चिंटू बहुत स्टाइलिश लड़का है, ठीक है। अब ये चिंटू अपना हाथ निकालता है ऊपर और यहाँ से थ्रेड लगाता है, थ्रेड यहाँ पर स्टोन बांधता है और स्टोन को घुमाता है बहुत ही तेजी से, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ऐसे 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 घुमा रहा है, ठीक है। चिंटू क्या कर रहा है, ये स्टोन को ऐसे ऐसे घुमा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये जो चिंटू का स्टोन है, ये वाला स्टोन है ना, स्टोन यहाँ पर कौन से टाइप के मोशन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर स्टोन जो है वो कौन से टाइप के मोशन को फॉलो कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है ना। तो इस स्टोन का मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है ना। सर्कुलर मोशन क्या होता है यार, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। इतना सिंपल सा है कि अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में अपना मोशन कर रहा है तो उस बॉडी का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें होती हैं, अभी हमने पढ़ा था अपने पहले वाले या दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है इसका डायरेक्शन। एक हो गया इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर बोला जाए तुम्हें कि मान लो कि ये जो चिंटू है तुम्हारा, चिंटू एक थ्रेड को, ये है तुम्हारा थ्रेड और ये जो रेड कलर का है ये है तुम्हारा स्टोन। चिंटू अपने थ्रेड को लेके थ्रेड में बांधता है सबसे पहले स्टोन को और घुमाता है ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, मान लो चिंटू ऐसे इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसका जो स्टोन है इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि मान लो चिंटू इसे एक कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा है, ठीक है। चिंटू का जो स्पीड है स्टोन घुमाने का वो कांस्टेंट है, लिखते हैं स्पीड ऑफ स्टोन मान लो कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टोन क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन देखो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है क्या, देखो इस पॉइंट पर अगर हम देखें स्टोन को, इस पॉइंट पर स्टोन इस डायरेक्शन में जाना चाहता है क्योंकि बॉडी ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे देखो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर अपने पॉइंट पर आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर वापस जा रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वो एक ही पाथ को फॉलो करता रहता है, एक ही पाथ को फॉलो करता रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो स्टोन को हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर हम स्टडी करें, इस पॉइंट पर फिर देखेंगे, फिर इस पॉइंट पर देखेंगे स्टोन को, फिर इस पॉइंट पर स्टडी करेंगे स्टोन को, तो देखो दूसरा कलर लेते थोड़ा ब्राइट सा। इस पॉइंट पर क्या था, स्टोन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा था, क्यों, क्योंकि स्टोन ऊपर जाना चाहता है लेकिन ये थ्रेड से बंधा हुआ है, तो स्टोन क्या करेगा, अपने सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब स्टोन आ गया इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्टोन सीधे जाना चाहता है ऐसे, ठीक है। स्टोन कैसे जाना चाहता है, स्टोन ऐसे सीधे जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पाएगा उस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि वो थ्रेड से बंधा हुआ है। देखो यहाँ पर भी थ्रेड से ऐसे बंधा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे थ्रेड से बंधा हुआ है और यहाँ पर भी ऐसे थ्रेड से बंधा हुआ है, ठीक है। हर डायरेक्शन में कहीं पर भी ये जा रहा है, किसी भी पोजीशन पर जा रहा है तो वो थ्रेड से बंधा हुआ है, तो वो अपने अपना चाहता है कि वो ऐसे सीधे चला जाए, ठीक है। स्टोन क्या चाहता है कि ऐसे सीधे चला जाए, लेकिन वो क्या करेगा कि वो ऐसे जा नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो थ्रेड से बंधा हुआ है। तो देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर, इसे मान लो पॉइंट 1 बोलते हैं हम, तो पॉइंट 1 पर वो ऐसे जाना चाहता है। ये बोला अगर तुम्हारा पॉइंट 2 है तो पॉइंट 2 पर वो ऐसे सीधे जाना चाहता है, हॉरिजॉन्टल। अगर पॉइंट 3 पर अगर हम देखें तो पॉइंट 3 पर वो ऐसे जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पाता, ऐसे क्यों, क्योंकि वो थ्रेड से बंधा हुआ है। तो वो क्या करेगा कि इस ऐसे नहीं जाकर वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब पॉइंट 4 पर अगर हम देखते हैं, ये वाला मान लो तुम्हारा पॉइंट 4 है,
0.4 पर वो ऐसे सीधे जाना चाहता है, ऐसे सीधे, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, ऐसे फिर से सीधे नहीं जा पाएगा। अब देखो अगर हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो जैसे जैसे स्टोन का पोजीशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे वो मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना, ध्यान दो। तो मोशन का अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है स्टोन का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्शन तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर स्पीड जो है, स्पीड क्या है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, राइट। तो अगर स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है तो वो तो स्केलर क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं हुआ। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वेलोसिटी के पास, तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी को अगर हम ऑब्जर्व करें इस मोशन में, इस सर्कुलर मोशन में अगर हम वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रह रहा है, स्पीड तो उसका कांस्टेंट है, तो स्पीड मतलब हुआ गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्पीड तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं अगले स्लाइड पर कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम as the tide stone is changing its position, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि स्टोन जैसे जैसे अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। अब पोजीशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is constant but the direction of velocity is changing with time, and we know that velocity is a vector quantity. So if any of the two parameters, यहाँ पर पैरामीटर्स क्या है तुम्हारा, पैरामीटर्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तुम्हारा और डायरेक्शन ये दोनों चीजें पैरामीटर्स है, ठीक है। सो एनी ऑफ द टू, इफ एनी ऑफ द टू पैरामीटर्स आर चेंजिंग, then we can say that its velocity is also changing, ठीक है। अगर कोई सा भी दो चीजों में से एक चीज भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस केस में सर्कुलर मोशन के केस में मैग्नीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर दोनों में से कोई सा भी एक चीज चेंज होता है, कोई सा भी एक चीज,
या फिर दोनों चीज भी चेंज होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन में है वो बॉडी। तो इसे हम और भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी कैन राइट दैट इन इन नहीं ड्यूरिंग लिखते, ठीक है, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द बॉडी इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। ऐसा हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि वेलोसिटी जो है तुम्हारा, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो देखो, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो तुम किस चीज के बारे में बात कर सकते हो? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो बॉडी को हम बोल सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन उस बॉडी में होता है, ठीक है। वो बॉडी हमेशा एक्सेलरेट कर रहा होता है। फाइन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार। ये हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो इसे भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अपने अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है ना। तीन इक्वेशन है ना मोशन के, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2as। इन तीनों इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे अपने ग्राफिकल फॉर्म से, अपने नॉर्मल फॉर्म से भी अगर हो सके तो डिराइव करेंगे, और फिर उस पर 3-4 सवाल करेंगे। तो और 2 लेक्चर्स आने वाले हैं, एक लेक्चर में हम तीनों का डेरिवेशन करेंगे और उसके अगले लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, और देखो पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। कभी भी लोड नहीं लेना चाहिए कि यार इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, बोर्ड्स आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, प्री बोर्ड आ रहा है, ठीक है। चिल होकर पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ना है, सब्जेक्ट्स को फील करना सीखो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट्स को तुम फील करने लगे ना, जिस दिन तुम्हें सब्जेक्ट फील होने लगा तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो बहुत टेंशन वाली चीजें हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं यार, ये तो बहुत हाइपर टेंशन हो रहा है, इसकी वजह से ओवरलोड हो रहा हमारी ब्रेन पर, हम इतना मतलब हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें सब तुम भूल जाओगे, ठीक है। जिस दिन तुम्हें मजा आने लगा ना पढ़ने में, जिस दिन तुम्हें फील होने लगा पढ़ाई, उस दिन तुम्हें मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी और से, तुम खुद से ही पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेज में बहुत दिक्कत आता है कि अगर तुम पढ़ने बैठते हो तो मन नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये डिस्ट्रैक्शन है वो भी डिस्ट्रैक्शन है, चलो थोड़ा मोबाइल चला ले, चलो थोड़ा यूट्यूब देख ले, चलो थोड़ा खा पी कर आ जाए, चलो थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर चिल मार कर आ जाए। तो देखो पहले मतलब बैठना सीखो, ठीक है। पहले 1-2 वीक तक तुम्हें बहुत डिफिकल्टी आएंगी, लेकिन जैसे तुम 2 वीक्स तक बैठ गए उसके बाद मैं गारंटी करता हूँ यार कि तुम उसके बाद खुद से ही बैठने लगोगे। अगर तुम अच्छे से अपने दिन को यूटिलाइज करते हो, ठीक है, 24 आवर्स में से तुम अपने 24/24 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, उस दिन अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो तुम्हें जो रात में नींद आएगी ना वो बहुत सुकून की नींद होगी। कभी कर कर देखना, ठीक है। ऐसे कल ही फॉलो करो, ठीक है, कल ही फॉलो कर कर देखो। तुम अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो करो, 24 आवर्स के रूटीन को फॉलो करो, और फिर तुम्हें रात में जो नींद आएगी भाई साहब मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।